मैं बहुत प्रिविलेज्ड घराने से आती हूँ, बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे ये मौका मिला। लेकिन एक आम लड़की के रूप में अगर मैं सोचूँ तो जिनका कोई लेना-देना जिनके परिवार का ना हो राजनीति से, तो आज भी बहुत मुश्किल है। बढ़-चढ़कर महिलाओं ने मेरे लिए वोट किया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब आगे मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सदन में उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। कानूनों की ज़रूरत है। अगर हम सरकारों की गुडविल पे इस बात को छोड़ देंगे कि हाँ, आगे बढ़ाना चाहिए, अगर ये सिर्फ़ कोर्ट्स रह जाएँगे, तो इनसे कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम अपनी ही देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, जंगल राज आ जाएगा। और अगर सब फैसले एक ही व्यक्ति को लेने हैं, तो फिर कोर्ट्स में हमें ताले लगा देने चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी बिटिया है जिन्हें अब पूरी दुनिया संसद वाली बिटिया कह के पुकार रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ इकरा हसन मौजूद हैं, जिन्हें हर कोई उम्मीद से देखता है। खासकर सभी लड़कियां जो हर तरह से ये देखी तो जाती हैं, उनके धर्म जाति के नाम से जज की जाती हैं, लेकिन जब अब हर कोई इकरा की तरफ देखता है तो एक उम्मीद से देखता है। तो सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देखती हैं बीइंग अ गर्ल, जितना डिफ़िकल्ट होता है, जितना चैलेंजिंग होता है, और बीइंग अ मुस्लिम, हम सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं तो एक स्ट्रगल के तौर पर देखते हैं। अब आप संसद में हैं, कितना आसान करने की कोशिश करेंगी आप बेटियों के लिए? देखिए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है राजनीति में आने के लिए, और ना कोई ऐसा माध्यम है उनके पास। मैं बहुत प्रिविलेज्ड घराने से आती हूँ, बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे ये मौका मिला। लेकिन एक आम लड़की के रूप में अगर मैं सोचूँ तो जिनका कोई लेना-देना जिनके परिवार का ना हो राजनीति से, तो आज भी बहुत मुश्किल है, और इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे लगता है कि बढ़-चढ़कर महिलाओं ने मेरे लिए वोट किया है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब आगे मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सदन में उनके लिए आवाज़ उठाऊँ, और कोशिश करूँ कि उनके लिए आसान हो सके ये राह राजनीति में। वो खुद आएँ, अपनी समस्याएँ खुद उठाएँ, तभी सुधार हम ला पाएँगे महिलाओं के जीवन में। और मुझे ये भी लगता है कि हमें कानूनों की ज़रूरत है। अगर हम सरकारों की गुडविल पे इस बात को छोड़ देंगे कि हाँ, आगे बढ़ाना चाहिए, अगर ये सिर्फ़ कोर्ट्स रह जाएँगे, तो इनसे कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें ज़रूरत है कि स्ट्रिक्ट लॉज़ हों, और लॉ बने हैं लेकिन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन दुरुस्त तरीके से हो, जिसका फ़ायदा महिलाओं को पहुँच सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ प्रॉक्सी महिलाएँ, जैसा कि हम देखते हैं पंचायत के चुनाव में प्रॉक्सी महिलाएँ होती हैं, और पीछे से सब कुछ उनके या तो पति या भाई या पिता करते हैं। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास भी लें, और कोशिश करें बेहतर प्रदर्शन करने की, और हम उन्हें मौका प्रदान कर सकें। बिल्कुल, मौके के साथ-साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो लगातार टारगेट करने वाली राजनीति रही। कोर्ट से खुद को ऊपर समझा गया और बुलडोज़र चला दिया गया। आप कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अ, हमारा जो देश है, यहाँ पर 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, चौथे आप लोग हैं। तो 3 में एक जुडिशरी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन। और जो सबसे अहम है, अगर यहाँ इन दोनों जगहों से भी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी गुहार लगाने के लिए जुडिशरी में जाते हैं। तो जुडिशरी पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, दायित्व है बहुत बड़ा। और अगर कोई अपनी पावर्स को एक्सपैंड कर रहा है और दूसरे की पावर को कर्टेल कर रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कारनामों से देखने को मिल रहा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं रही फिर तो जुडिशरी की। फिर तो एक ही आदमी को आप बैठा दीजिए, उन्हीं के बोलने के हिसाब से, जो उन्हें सही लगे, जो गलत लगे, बिना किसी तथ्यों की जानकारी लिए, और एक तरफ़ा कार्रवाई करने से मुझे नहीं लगता कि हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। हम अपनी ही देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, और ना सिर्फ देश में, बल्कि जो परसेप्शन पूरे दुनिया में हमारे लिए बन रहा है, वो बिल्कुल अफ़सोसजनक है। तो अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, तो जंगल राज आ जाएगा। और अगर सब फैसले एक ही व्यक्ति को लेने हैं, तो फिर कोर्ट्स में हमें ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोर्ट है, वो इस भी आधार पर चलता है कि आप इनोसेंट हैं जब तक आप गिल्टी प्रूव ना होएँ। ये उल्टा नहीं है। तो
हमें इनोसेंस का जो अधिकार मिला है हमारे लॉ से, वो आप छीन रहे हैं इस तरह की कार्रवाई करके, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और ऐसे लोगों को हमें सीख लेनी चाहिए और ऐसे लोगों को राजनीति में हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कितना मुश्किल और कितना चैलेंजेस भरा ये सफ़र रहेगा आपका, क्योंकि आप बहुत यंग हैं। यंग होने के साथ-साथ ये तमाम ज़िम्मेदारियों के साथ जो सत्ता पक्ष का जो कुंठा है, वो देखने को मिलती है। और जब बात महिलाओं की आती है, लड़कियों की आती है, और जब सांसद को भी वो मौके नहीं मिलते हैं, तो कितना चुनौती भरा वो आप पूरा का पूरा ये अपना काल देखती हैं, या फिर? देखिए, चुनौती जीवन में आती ही है। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी की बात करें, मुझे उम्मीद है आपने भी बहुत चुनौतियों का सामना किया होगा। तो महिलाओं का ख़ास तौर पर जीवन चुनौतियों से भरा रहता है। अपना घर छोड़कर उन्हें दूसरे घर में, अगर घरेलू महिलाओं की बात करें, तो मुझे लगता है चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए और उनका डट कर सामना करना चाहिए और सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उसी तरीके से प्रयास करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक के सफ़र में बहुत चुनौतियों का सामना किया है। तो जिन्होंने मुझे कमज़ोर नहीं, मज़बूत ही किया है और इरादों को मज़बूत किया है। तो मैं उन्हीं मज़बूत इरादों के साथ आज यहाँ पर हूँ और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मज़बूती के साथ ही मैं आवाज़ उठाऊँ अपने लोगों की। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संसद में जब शपथ ग्रहण हुआ, हर किसी ने अल्लाहू अकबर कहा, किसी ने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा, जिसकी जैसी श्रद्धा थी उसने वैसे कहा। लेकिन इससे पहले कभी इस तरीके का चरण नहीं देखा गया, शपथ ग्रहण नहीं देखा गया। आप कैसे देखती हैं और समझती हैं इसे? जी, मेरा पहली बार सदन में जाना था और शपथ का समारोह मेरे लिए तो पहला था और इससे पहले जितने भी हमने देखे हैं, तो इस तरीके से हमने कभी होते हुए नहीं देखा। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसके क्या मायने हैं और क्या इसका कितना प्रभाव होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में मैं सिर्फ़ अपने लिए बता सकती हूँ। मेरी समझ में ये था कि मैं लोकतंत्र के इदारे में, सबसे बड़े इदारे में खड़ी हूँ और देश की सबसे बड़ी पंचायत है और संविधान एक ऐसी किताब है जिससे इस मुल्क को ये मुल्क चलता आ रहा है और उसी किताब के माध्यम से इस मुल्क में हमें अपने-अपने मज़हब को अपनाने का अधिकार है, आगे पहुँचाने का अधिकार है। तो वो दिन मेरे लिए संविधान का दिन था और इसीलिए मैंने संविधान की शपथ ली। बाकी जैसा आपने कहा कि जिसकी जहाँ श्रद्धा थी उन्होंने वो किया, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी से आती हूँ, सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी वहाँ की है, वहाँ के लोगों की है और जिन सब लोगों ने मुझे वोट दिया है और जिन्होंने भी नहीं भी दिया है, तो मैं क्योंकि एक संवैधानिक पद पे उन लोगों के द्वारा भेजी गई हूँ, तो इसलिए उस दिन मेरे लिए संविधान सर्वोप्रिय था, है और रहेगा। लेकिन वो दिन ख़ास तौर पर मेरी सारी श्रद्धा, आस्था संविधान में थी। हम अगर बात करते हैं, हम लोगों ने लगातार आपके आपके पीछे से हम लोग वहाँ घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, समस्याओं पर देख बात करते रहे। किन-किन समस्याओं पर आपके इस 5 सालों में फ़ोकस रहेगा? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र का एक विकास कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये इसके अलावा हमें हेल्थ केयर सेंटर्स चाहिए वहाँ पर। एक हमारे यहाँ कुछ सीएचसी, पीएचसी मौजूद हैं लेकिन हमें और चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्कूल्स का चाहिए वहाँ पर। महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए हम काम करना चाहते हैं और इसके अलावा हम जो हमारे लोकलाइज़्ड बहुत इश्यूज़ हैं, कहीं पर नाला बनना है, कहीं पर पुल बनना है, तो ब्लॉक वाइज़ जो है अलग-अलग ज़रूरतें हैं लोगों की। एक ब्लॉक पे हमारे यहाँ गन्ने की मंडी नहीं है, तो उसकी हम कोशिश करेंगे। तो इस तरह के बहुत लोकलाइज़्ड मुद्दे हैं, जिनका हम प्रयास करेंगे पूरे हो जाएँ क्योंकि ये चुनाव बहुत लोकलाइज़्ड रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ब्लॉक तक पहुँचे और जो-जो समस्या हमें ब्लॉक वाइज़ भी पता लगी है, उनका निस्तारण करा सकें और एक जो इम्पेंडिंग इश्यू हमारे यहाँ पर है, वो किसानों का है। जो मैं हमेशा चाहूँगी कि जिसकी आवाज़ बार-बार उठती रहे क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अगर हमारा हमारी कंस्टिट्यूएंसी है, एग्रेरियन है, गन्ना बेल्ट है, तो वहाँ पर गन्ना किसानों की बहुत समस्या है, ना उन्हें एमएसपी मुहैया कराया गया, ना उन्हें उनकी आय दुगनी कराई गई, ना उन्हें 14 दिन का पेमेंट टाइम से मिलता है। तो ये जो समस्या है, ये ज़्यादातर लोगों की है क्योंकि कृषि हमारे क्षेत्र में हर जाति, बिरादरी, समाज से आते हैं, तो इस समस्या को मैं बार-बार उठाना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली या कैराना, कहाँ आप अगर दोनों में से किसी को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
देखिए, दोनों ही जगहों पर मेरा बहुत वक़्त बीता है और दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं दोनों में से एक तो नहीं चुन पाऊँगी, लेकिन दिल्ली में मेरी पढ़ाई बचपन से मैं यहीं रही हूँ और कैराना मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है, मेरे पिताजी की कर्मभूमि है। तो मेरे लिए दोनों ही मेरे दिल के नज़दीक हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।